हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों यदि आज की क्लास की बात करें तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज क्लास 10 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1, जिसमें फिजिक्स सेगमेंट की बात हम लोग करने वाले हैं। यदि फिजिक्स सेगमेंट की बात करें तो फिजिक्स सेगमेंट में जो पहला चैप्टर हमारे पास है यानी प्रकाश, प्रकाश के अंदर यदि हम लोग बात करें, ठीक है, तो सबसे पहली चीज प्रकाश के अंदर यदि हम लोग बात करें तो प्रकाश में जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बेटा, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं। सबसे पहली बात हम लोग जो यहां पे करने वाले हैं वो ये है कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहली बात जो हम लोग यहां पे करने वाले हैं वो ये कि प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो यदि सबसे पहली चीज हम लोग प्रकाश की बात करें तो प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है, वह ऊर्जा है जो जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जागृत करती है। समझ में आ रही बेटा? यानी प्रकाश की सिंपल सी परिभाषा क्या है, डिफिनेशन ऑफ लाइट की बात करें तो सिंपल सी डिफिनेशन यह है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ठीक है, या अथवा करके इसकी दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? क्या बोला गया? दो डेफिनेशन है एकदम सिंपल लाइन में। ठीक है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, यानी इसका मतलब यह है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए हमारे जो दृष्टि ज्ञान है उस दृष्टि ज्ञान के को जागृत करने का कार्य कौन करता है? प्रकाश करता है। कौन करता है? प्रकाश करता है। या उसकी दूसरी परिभाषा क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बहुत सिंपल सी लाइन है, एकदम सिंपल सी। ठीक है बेटा, उम्मीद है दोनों डिफरेंसेस समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करेंगे यहां पर तो हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रकाश के गुण। ठीक है बेटा, प्रकाश के गुण। ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की बात की जाए यानी प्रकाश के गुण की बात की जाए तो प्रकाश के अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, इनमें कौन कौन से हैं? तो पहली पॉइंट 1, पहला, प्रकाश सरल रेखा में गतिमान होती है। प्रकाश सरल रेखा में गतिमान होती है यानी प्रकाश ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। मतलब क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। यदि किसी भी सोर्स से लाइट इमिट कर रही है, लाइट रे इमिट कर रही है, निकल रही है वहां से, तो वह एक सीधी लाइन में चलती है। मतलब यदि ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है,
यहां से प्रकाश निकल रही है, तो प्रकाश निकलने के बाद यदि निकल रही है ऐसे तो ऐसे जाएगी, ऐसे निकल रही तो सीधे जाएगी। ऐसा नहीं कि बीच में ऐसे 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 घूमते हुए ट्रेवल नहीं करेगी, ठीक है, ऐसे बीच में घूमते हुए ट्रेवल नहीं करेगी, वो स्ट्रेट लाइन में जैसे भी निकलेगी वो एक सीधी रेखा में जाएगी। आई बात समझ में बेटा? ठीक है, उम्मीद है पहली बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड पॉइंट की यदि हम लोग बात करें तो दूसरी पॉइंट क्या है, जब कोई लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करेगा, ठीक है बेटा, यदि कोई लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करेगा तो ट्रेवल करते वक्त उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, ठीक है। तो जनरली क्लास 10th के हिसाब से यदि हम लोग बात करें तो क्लास 10th में हमारे पास जो मीडियम है वह 3 मीडियम हमारे पास कंसीडर है। कौन कौन सा? एयर, ग्लास एंड वाटर, मतलब एयर, वाटर एंड ग्लास, ये 3 मीडियम हम आपको कंसीडर करेंगे क्लास 10th के अकॉर्डिंग, ठीक है। और भी मीडियम होते हैं, मीडियम का मतलब क्या है, जिनमें से लाइट ट्रेवल करती है, जिनमें से लाइट आ जा सकती है, प्रकाश गमन करती है, ठीक है, वो है मीडियम का मतलब। अब रही बात कि प्रकाश इनमें के अलावा किसी में से गमन नहीं करती, नहीं, इसके अलावा और भी चीजें हैं जिनमें से प्रकाश गमन करती है, बस कंडीशन ये है कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में 3 ही कंसीडर है, ठीक है। तो इतना पढ़िए, आपका एग्जाम हो जाएगा। बाकी इससे ज्यादा पढ़ने की इच्छा है तो क्लास 12th में जब आप आएंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यदि क्लास 12th मतलब सेकेंड पॉइंट की बात करें तो निर्वात 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 में निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है बेटा। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। यानी सेकंड पॉइंट, निर्वात का मतलब क्या है? निर्वात का मतलब यहां पर है ऐसे स्पेस से या ऐसे स्थान से जहां पर केवल और केवल हवा हो, ठीक है, हवा के अतिरिक्त कुछ भी ना हो, ठीक है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? यदि थर्ड पॉइंट की बात करें, यदि हम लोग यहीं पर तीसरी बिंदु की बात करें तो क्या होता है? जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 3.0 सॉरी बाय मिस्टेक 2.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है बेटा, पर सेकेंड होती है। मतलब जल में प्रकाश की चाल। अब रही बात कि सर निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ ज्यादा है, जल में प्रकाश की चाल कम है, तो देखो एक चीज समझो, सिंपल सी बात है, जब आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो ना और वहां पर आप मान लो कोई एक बाइक राइड कर रहे हो और पूरा रास्ता खाली हो, तो आप 40 की स्पीड में चल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कुछ लोग 40 से ज्यादा में भी चल सकते हैं, बट जनरली हम लीगल तरीके से बात करते हैं जो सही है, ठीक है। तो 40 की स्पीड आपकी मान्य है, आप उसमें आराम से चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही जैसे भीड़ बढ़ने लगे वहां पर, क्योंकि द्रव अवस्था से जब गैस अवस्था से जब द्रव अवस्था में आएंगे तो यहाँ पर पार्टिकल पास पास हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो जब पार्टिकल पास पास आ जाएंगे तो उस बीच में जब पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे तो ट्रेवल करना कठिन हो जाएगा ना, थोड़ा इसकी तुलना में थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो जब इसकी तुलना में थोड़ा कठिन होगा तो आपको अपनी स्पीड कंट्रोल करनी पड़ेगी, यानी आपको अपनी स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेम कारण है उसकी वजह से कि यहाँ पर इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। क्लियर है बेटा? यदि यहां तक बात समझ में आ गई तो पॉइंट 4 की बात कर ले यदि हम लोग, तो कांच में प्रकाश की चाल 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है बेटा, फिर समझ लो। यानी कांच में प्रकाश की चाल की बात करें, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर
सेकंड होती है। क्लियर है बेटा? इतनी बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात कर लें पॉइंट नंबर यदि पॉइंट नंबर 5 की बात करें यहां पर, ठीक है, थोड़ा समझो पॉइंट नंबर 5, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। तो दृश्य प्रकाश क्या होता है भाई, बात करते हैं, कोई नहीं, 1 मिनट वेट करो। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या मतलब है सर इसका? तो पहले तो ये बताओ कि ये दृश्य प्रकाश क्या होता है। दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट, यानी ऐसी लाइट जिसे हम देख सकते हैं, जो हमें दिखाई देती है। ऐसी लाइट जो हमें दिखाई देती है उसका जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, जिसका तरंगदैर्घ्य होता है, वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब 3900 से कम, 3900 एंगस्ट्रॉम से कम तरंगदैर्घ्य वाली लाइट जो होगी वो हमें दिखाई नहीं देगी, और 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंगदैर्घ्य वाली जो लाइट होगी वो भी हमें दिखाई नहीं देगी। यदि हमें जो, मान लीजिए सपोज करिए कि आप अपने स्क्रीन पर मोबाइल में देख रहे हो, तो मोबाइल में यदि किसी चीज को देख रहे हो तो उस केस में उससे जो लाइट निकल रही है वो लाइट हमें तभी दिखाई देगी जब वह लाइट का वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा। यदि इससे कम हुआ तो भी दिखाई नहीं देगा, और इससे ज्यादा हुआ तो भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चा लोग? चलो, यदि पॉइंट 6 की बात कर ले यहां पर, ठीक है, तो अगली पॉइंट की बात करें, थोड़ा समझो ध्यान से। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। गमन करती है। फिर समझिए बेटा क्या कहा जा रहा है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। मतलब क्या है इसका? जो ये लाइट रे है, प्रकाश की किरण है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या मतलब है यहां पर? यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है भाई? जनरली आप बस इतना समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है, उसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी प्रकार की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आज जब किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि वो निर्वात में भी चल सकता है, हवा में भी चल सकता है, जल में भी चल सकता है, ऑयल में भी चल सकता है, इथर, एल्कोहल, किसी में भी चल सकता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा प्रकाश भी है। प्रकाश को भी ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है बेटा, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि हवा होगा तो भी चलेगा, जाहिर सी बात है। यदि सुबह सुबह हवा चल रही हो तो भी आपको सूर्य उगता है तो उसकी जो प्रकाश है, उसकी रोशनी दिखाई देती है ना। यदि हवा नहीं चल रही हो तो भी दिखाई देती है। यदि पानी बरस रहा हो तो भी प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है बेटा, यानी कुल मिला जुला के आपसे यह कहा जा रहा है कि यदि प्रकाश के ट्रेवल मीडियम की बात की जाए तो प्रकाश सभी प्रकार के मीडियम में चलने के लिए सक्षम है, उसी प्रकार से जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग चल सकता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग जिस प्रकार से चल सकता है उसी प्रकार से प्रकाश भी सभी माध्यम में चल सकता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जांपल यदि बात करें तो आपके मोबाइल में जो नेटवर्क आता है, ठीक है, आपके मोबाइल में जो नेटवर्क आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि वो किसी भी मीडियम में आसानी से ट्रेवल कर सकता है। इसलिए आप यदि ध्यान से देखोगे तो यदि आपका मोबाइल रूम में हो, ठीक है, तो भी उसमें नेटवर्क आ रहा है। गलती से पानी में गिर जाए और वाटरप्रूफ हो आपका मोबाइल, तो उस केस में पानी के अंदर भी आपके मोबाइल में लाइट आता है। यदि आप कहीं ऐसे जगह चले जाओ जहां पृथ्वी के अंदर बहुत हो, ठीक है, तो भी वहां मोबाइल का नेटवर्क आता ही आता है। ठीक है, तो मतलब कि मोबाइल के नेटवर्क की बात करें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से प्रकाश भी हमारे पास है, प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती
है। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? चलो यहां तक यदि बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वस्तुएं। ठीक है, वस्तुएं का मतलब क्या है सर? ये वस्तुओं तो हम जानते हैं ना सर, ये एक वस्तु रहा, जैसे कि आप एक माइक लगा रखे हो तो माइक एक वस्तु है, पेन आपने ले रखा है तो पेन दूसरी वस्तु है, आपके पास जो टी शर्ट आपने पहन रखा है वो तीसरी वस्तु है। नहीं भाई, यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। हम लोग प्रकाश के आधार पे वस्तुओं को वर्गीकृत कहेंगे, मतलब सॉरी, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाएगा, यानी प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को बांटा जाएगा। तो यदि वस्तुओं की बात करें तो वस्तुएं, वस्तुएं, ठीक है बेटा, प्रकाश, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। ठीक है बेटा, यानी दो प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी सर? पहला दीप्त वस्तु, दूसरा अदीप्त वस्तु। ठीक है, यानी दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। ठीक है बेटा, यानी जो पहला है आपके पास प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, एक दीप्त वस्तु होता है, दूसरा अदीप्त वस्तु होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर दीप्त वस्तु किसे कहते हैं या अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहली चीज यदि दीप्त वस्तु की बात की जाए, ठीक है, यदि दीप्त वस्तु की बात की जाए, देखो दीप्त वस्तु वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से, जो स्वयं के प्रकाश से, स्वयं के प्रकाश से चमकती हों, चमकती हैं, जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे लालटेन। क्या लालटेन को देखने के लिए आपको किसी अन्य लाइट, सोर्स ऑफ लाइट की आवश्यकता पड़ेगी? क्या लालटेन को देखने के लिए आप बल्ब जलाओगे? नहीं ना। यदि लालटेन जल रही है तो खुद ही दिखाई देगी, क्योंकि वो स्वयं ही प्रकाश को उत्सर्जित कर रही है। उसी प्रकार से कोई बल्ब है, कोई बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ठीक है बेटा, या फिर सूर्य है, बढ़िया एग्जांपल है सूर्य। कुछ तारे हैं, आपको पता है सूर्य भी तारा ही है, तारा, ठीक है, इत्यादि। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब ऐसे सोर्स ऑफ लाइट हैं जिनको देखने के, यानी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको देखने के लिए किसी भी सोर्स ऑफ लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये स्वयं ही प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। और जो स्वयं ही प्रकाश को उत्पन्न करता है, जो स्वयं ही प्रकाश को उत्पन्न करता है, उनको देखने के लिए किसी अन्य सोर्स ऑफ लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनको देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो ये पेन, ये पेन एक कमरे में हो और कमरे में कोई लाइट ना जल रहा हो, क्या ये पेन स्वयं ही दिखाई देगा? क्या ये पेन स्वयं ही तो दिखाई नहीं देगा ना बेटा। इसको देखने के लिए हमें बल्ब जलानी पड़ेगी, टॉर्च जलानी पड़ेगी, तब ना ये दिखेगा। ठीक है, तो ये वस्तु कहलाएगा अदीप्त वस्तु। क्या कहलाएगा? अदीप्त वस्तु। यानी अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु क्या होता है भाई? वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो किसी, किसी दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु के प्रकाश
की सहायता से चमकते हैं, सहायता से चमकते हैं। ठीक है बेटा, वे वस्तुएं जो किसी दीप्त वस्तु के प्रकाश की सहायता से चमकते हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तु कहलाते हैं, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे क्या क्या हो सकता है सर? बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल चंद्रमा ले लो आप। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश होता है क्या? क्या चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश होता है? नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश की सहायता से चमकता है, यानी एक ऐसी वस्तु जो किसी दीप्त वस्तु के प्रकाश की सहायता से चमक रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु। क्लियर है बेटा? यदि ये व्हाइट बोर्ड लाइट ना हो, ये बंद हो, और इस कमरे में हम इस व्हाइट बोर्ड को देखना चाहिए, इस बोर्ड को देखना चाहें, तो हमें बल्ब जलानी ना पड़ेगी। बिना बल्ब जलाए क्या दिखाई देगा? दीवाल, खिड़की, ठीक है बेटा, इत्यादि इत्यादि। ये सब क्या कहलाएंगी? अदीप्त वस्तुएं। क्लियर है? कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर सीधा लिखा करिए, तो अभी आप लोग एक बार कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा कि जो लिखावट है वो सीधी है या नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। राइटिंग अच्छी अभी नया नया है, थोड़ी सी राइटिंग में इफेक्ट आ रहा है, बट टाइम के साथ सुधर जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है बेटा? समझ में आ रही है चीजें? यहां तक में कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज आप एक बात समझिए कि यदि आप हमारे साथ क्लास 10th 12th 9th 11th की क्लासेस ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक नई उड़ान देना चाहते हो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सारी क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। क्लास के मतलब कि आपको इस शेड्यूल के अंदर क्या क्या मिलेगा, तो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, और इसके साथ साथ आपको गाइडलाइंस एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। यदि नेक्स्ट बात करें हम लोग इसमें, तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने ये बात की कि लाइट क्या होती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या होती है, यानी प्रकाश का गुण क्या होता है। फिर हम लोगों ने बात की कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं भाई? प्रकाशिक माध्यम, यानी कहें तो इसे ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑप्टिकल मीडियम। क्या होता है ऑप्टिकल मीडियम? सामान्य तौर पे बस इतना समझिए कि ऑप्टिकल मीडियम उन्हें कहा जाता है जिनमें से प्रकाश गमन कर पाता है। ठीक है, यदि गमन नहीं कर पाएगा तो क्या ऑप्टिकल मीडियम नहीं होगा? नहीं भाई, होगा। बस कंडीशन यह है कि यदि गमन कर पाया सुगमता पूर्वक से, तो उसे भी क्लासिफाई कर रखा है हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में। ठीक है, तो यानी प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के। 3 प्रकार में कौन कौन से? पहला, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, ठीक है बेटा, पारदर्शी माध्यम। दूसरा, अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम। तीसरा, पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम, ठीक है बेटा, यानी पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभाषक माध्यम। ये 3 प्रकार के माध्यम के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब बात ये आती है कि पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं या फिर क्या होता है। तो देखो भाई, यदि आपसे कोई पूछे कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, उसकी परिभाषा बता देनी है। पारदर्शी माध्यम
क्या होता है। ठीक है, परिभाषा क्या है? ऐसे माध्यम, ऐसे माध्यम, ऐसे माध्यम जिनमें से, जिनमें से, जिनमें से प्रकाश, प्रकाश आसानी से, आसानी से एवं, एवं सुगमतापूर्वक, 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 सुगमतापूर्वक गमन कर सकता है, गमन कर सकता है, गमन कर सकता है, पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो। यानी ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश आसानी से एवं सुगमता पूर्वक गमन कर सकता है, पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। मतलब क्या है कि यानी ऐसा कोई भी मीडियम जिनमें प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम का। तो बात तो ठीक है सर, लेकिन ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं? तो यदि माध्यम की बात करें तो जैसे, जैसे आप लिखेंगे यहां पर वायु, ठीक है, जल, कांच इत्यादि। बात समझ में आ रही है बेटा? ये सभी के सभी क्या है? पारदर्शी माध्यम है। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? पारदर्शी माध्यम समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अपारदर्शी माध्यम। किसकी बात करेंगे? अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी, अपारदर्शी माध्यम। अब बात ही आती है अपारदर्शी माध्यम किसे कहा जाता है? ऐसे माध्यम, ऐसे माध्यम, ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश, जिनमें से प्रकाश, जिनमें से प्रकाश, जिनमें से प्रकाश गमन नहीं कर पाता है, गमन नहीं कर पाता है, गमन नहीं कर पाता है, अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। अपारदर्शी माध्यम, माध्यम कहलाते हैं। ठीक है बेटा? अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। क्या है? ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश गमन नहीं कर पाता है, अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, यदि प्रकाश माध्यम से गमन कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस माध्यम में रखी हुई वस्तु आपको दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए इस व्हाइट बोर्ड के पीछे कुछ भी रखा हुआ है, या इस बोर्ड के पीछे कुछ भी रखा है, क्या इस बोर्ड के पीछे वाली वस्तु आपको दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है ना दिखाई। यदि नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश इस बोर्ड से उस पार गमन नहीं कर पा रहा है, और इस बोर्ड से प्रकाश उस पार गमन नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यह बोर्ड प्रकाश के लिए अपारदर्शी है। ठीक है बेटा? जैसे, जैसे यदि यहां पे बात करें हम लोग, तो आपके पास दीवाल, दीवाल से प्रकाश क्या गमन कर पाती है? क्या दीवाल के उस साइड वाली वस्तु आपको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती ना। तो नहीं दिखाई देती तो उस केस में दीवाल क्या है? अपारदर्शी माध्यम है। कोई टेबल, ठीक है, कोई कुर्सी, ठीक है बेटा, दीवाल हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड इत्यादि। ठीक है बेटा? इतनी बातें तो समझ में आ ही रही होंगी आपको।
ठीक है, इतनी बातें तो आपको क्लियर हो ही रही होंगी कि इसमें से किस प्रकार से इसको परिभाषित किया जा रहा है। क्लियर है? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पारभाषक माध्यम। किसकी बात करेंगे? पारभाषक माध्यम। यदि पारभाषक माध्यम की बात की जाए तो क्या होता है भाई? यानी ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश आंशिक रूप से गमन करता हो। प्रकाश आंशिक रूप से गमन करता हो, आंशिक रूप से गमन करता हो या गमन करता है, ऐसे माध्यम को पारभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी पारभाषक माध्यम क्या होता है? ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश आंशिक रूप से गमन करता है। आंशिक रूप से मतलब क्या है? आंशिक रूप से मतलब यह है कि यदि आपके सामने रखी हुई वस्तु तक प्रकाश यदि पूरा जाए तो वस्तु क्लियर दिखाई देगी, लेकिन यदि प्रकाश थोड़ा बहुत जाए तो सामने रखी हुई वस्तु लगेगा तो है कि कोई वस्तु रखी हुई है, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कौन सी वस्तु रखी हुई है। जैसे कि एक पर्दा के पीछे एक व्यक्ति खड़ा हो तो लगता तो है कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा तो है, लेकिन यह नहीं पता चलता है कि कौन व्यक्ति खड़ा है, कौन है वो, ये बात क्लियर ही नहीं होती। बात समझ में आ रही है बेटा ना, कि पर्दे के पीछे जो वस्तु खड़ी है या जो वस्तु खड़ा है या जो वस्तु रखी हुई है, वह वस्तु हमें दिखाई देती तो है, मतलब महसूस तो होता है कि हाँ वस्तु है, लेकिन कंफर्म नहीं होता है कि कौन है। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? समझ में आ रही है? ठीक है, अब रही बात एग्जाम्पल की बात कर लो। सर जैसे बता दो। यदि जैसे की बात करें तो जैसे पर्दा, ठीक है, गंगा जल गंगा जल नहीं, गंदा जल, ठीक है, गंदा जल यानी डर्टी वाटर। आप वाटर ले लो, ठीक है, जल ले लो, उसमें कुछ मिला दो, ठीक है। जैसे आप स्वच्छ जल लो, एकदम सफा जल रहा है, तो उसमें दिखाई देता है ना कि यदि बाल्टी में पानी भरा हो तो बाल्टी की तली दिखाई देती है, बाल्टी की तली आपको दिखाई देती है। लेकिन आप बाल्टी के अंदर बालू या फिर मिट्टी मिला दो तो क्या आपको तली दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती ना। कारण क्या है उसका? कारण यह है कि जब उसमें से प्रकाश जाता है तो उसमें रखे हुए उस पार्टिकल की वजह से प्रकाश पूरी तरीके से तली तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वो तली हमें दिखाई नहीं देती है। क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो इसके अलावा क्या ले सकते हैं? घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है सब? यानी ये सभी के सभी ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? यहां तक में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? चलिए वेरी गुड। यदि दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और ना परेशानी हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, यदि यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, वह है हमारे टॉपिक जो हमारे सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, वह है परावर्तन। क्या है? परावर्तन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली चीज कि परावर्तन किसे कहते हैं या परावर्तन क्या होता है। तो परिभाषा क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी
एक माध्यम से किसी एक माध्यम से किसी एक माध्यम से किसी एक माध्यम से आती है, किसी एक माध्यम से आती है और पृथक्करण तल से पृथक्करण तल से टकराकर वापस पृथक्करण तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? यानी परावर्तन क्या होता है भाई? परावर्तन है जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है और पृथक्करण तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या मतलब है सर इसका? मतलब समझते हैं बेटा, थोड़ा समझो ध्यान से। देखो है क्या कि आप कोई दो मीडियम ले लो, दो मीडियम को डिवाइड करने की लेयरिंग होती है। जैसे आप एक चीज समझो, जैसे मान लो कि आप कहीं खड़े हो ना, ये बताओ कि ये एक घर है और यहां से ये दूसरा घर है, तो इस घर और इस दूसरे घर के बीच में ये जो लाइन खींची हुई है, ये इसका क्या है? बाउंड्री वॉल है ना, यानी इसकी बाउंड्री वॉल है, यानी कि इसकी बाउंड्री है जो यहां से बता रही है कि ये दूसरे का है और ये दूसरे का है। क्लियर है? दोनों में सेपरेट कर रही है ना, यानी यही तो दोनों को अलग अलग कर रही है, यही इसका पृथक्करण तल है। दोनों को अलग करने का जो तल है पृथक्करण तल है। आई बात समझ में? ये इसका क्या है? पृथक्करण तल है। अब ये पृथक्करण तल जो है, थोड़ा ध्यान से समझो इसको। जैसे कि आप दो मीडियम लोगे, दो मीडियम क्या क्या ले सकते हैं सर? हम कोई भी दो मीडियम ले सकते हैं। आपके पास तीन मीडियम है, तीन में से कोई दो ले लीजिए, ठीक है? कौन कौन से तीन है सर? वायु हमारे पास है, जल है और कांच है। ये तीन मीडियम आपको अभी भी पढ़ा रखा हमने, ठीक है? आप इन तीनों में से कोई ले सकते हैं। मान लीजिए हम लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं कि सर ऊपर वायु है और नीचे जल है, ठीक है? अब एक प्रकाश की किरण आती है, ये आ गई, ठीक है बेटा? ये प्रकाश की किरण आई और इस पृथक्करण तल से, ये जो पृथक्करण तल है इसका पृथक्करण तल, इस पृथक्करण तल से टकरा गई और टकरा के वापस इसी मीडियम में चली गई जिस मीडियम से वो आई थी। वायु से आई थी, वापस इस पृथक्करण तल से टकराई, वापस उसी मीडियम में चली गई। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन कहा जाता है। क्लियर? इतनी बातें, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब यदि इतनी चीजें समझ में आ गई तो अब थोड़ा ध्यान से समझिए। ये जो प्रकाश की किरण आई, ठीक है, इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है बेटा? और ये जो प्रकाश की किरण जा रही है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। क्लियर है बेटा? यानी जो प्रकाश की किरण आ रही है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो प्रकाश की किरण जा रही है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। ये यहां से एक अभिलंब डाल दिया जाए जिसे हम नॉर्मल कहते हैं ना,
क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब। ठीक है बेटा, ठीक है। और इस केस में अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आपतन कोण। ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? इतनी बातें समझ में आ रही है तो बताइए। ठीक है। परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है। परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है और पृथक्करण तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहा जाता है। हमने बना दिया दो मीडियम, एक वायु ले लीजिए, एक जल ले लीजिए। ठीक है, एक वायु ले लीजिए, दूसरा जल ले लीजिए। दो मीडियम जिसका डिवाइडिंग लेयर ये रहा। एक प्रकाश की किरण आई, इससे टकराई और टकरा के वापस चली गई। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण आई उसे आपतित किरण कहेंगे, जो जा रही है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। जो आई उसे आपतित किरण और जो जाई चली गई उसे परावर्तित किरण कहेंगे। और वहां से एक अभिलंब डाल दीजिए जो दोनों पॉइंट को मिला रही है। तो उस केस में अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहेंगे। आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, परावर्तन कोण को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन तीनों बिंदुओं को जहां पे ये तीनों मिल रहे हैं इसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आपतन बिंदु। ठीक है, क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इतनी बातें समझ में आ गई? यहां तक में कोई परेशानी है तो बताइए। नहीं है बेटा? चलो, यहां तक में कोई परेशानी तो बता दीजिएगा, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यदि आगे बढ़ा जाए तो अगली टॉपिक यदि हम लोग बात करें तो अगली टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे परावर्तन के नियम। क्या बात करेंगे बेटा? परावर्तन के नियम। ठीक है बेटा, परावर्तन के नियम। हम लोगों ने परावर्तन पढ़ लिए। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ठीक है बेटा, आपतित किरण, परावर्तित किरण था, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। फिर समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण था, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये नियम नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, ये नियम नंबर फर्स्ट है। यदि सेकंड की बात करें तो सेकंड नियम कहता है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण यानी आई, तथा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर सदैव आपस में बराबर होते हैं। बराबर
होते हैं। क्लियर है बेटा? परावर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन से? परावर्तन के दो नियम में पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव आपस में बराबर होते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जो अभी क्लास 10th में है। ठीक है, इस चैनल पर क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास 9th चारों क्लासेस की तैयारी कराई जाती है, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जो छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको भी शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और यदि आपका कोई सुझाव हो हमारे लिए कि सर आप ये करिए, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उस पर काम करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।